ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बताया था दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। इसके बाद हमने एक टर्म और डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेजर किया गया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो तीनों फैक्टर अभी हम लोग बस देख लेते हैं और इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मेन 3 चीज़ है, मेन 3 कंडीशंस है। एक टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा है हमारा नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। ये 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्ज ऑफ मेटल कैटायन पे भी डिपेंड करता है। चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो है ये 3 चीज़ है। और फोर्थ जो है चार्ज ऑन मेटल कैटायन, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट, वहीं पे हम लोग ये दोनों भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग EMF ऑफ ए सेल बोलते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं ना, वोल्टेज, जितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज और EMF में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग EMF एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो देखा था एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कैथोड की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा था। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा देखेंगे। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। कैथोड पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा जिधर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। तो एनोड से कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, वो जिस फोर्स के कारण हो रहा है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। जिस पुशिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है, जिस फोर्स के कारण हो रहा है, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमने डिफाइन किया है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा इन एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू पुशिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी पुशिंग इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम लोग सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसका यूनिट वोल्ट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, VOLT, और शॉर्ट में कैपिटल V लिखते हैं। तो EMF इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन, अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें 2 हाफ सेल है, एक एनोड हाफ सेल, दूसरा कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल को लेफ्ट हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को राइट हाफ सेल बोलते हैं। एनोड को हम लोग लेफ्ट में रखते हैं और कैथोड को राइट में रखते हैं गैल्वेनिक सेल में। तो जो EMF है इसे जो हम लोग डिफाइन करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो वही लिखा है, EMF इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। EMF, इसे E सेल भी हम लोग बोलेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड को हम लोग राइट में रखते हैं तो इसे R से रिप्रेजेंट किया है, एनोड को लेफ्ट में रखते हैं तो इसे L से रिप्रेजेंट किया है। तो रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन हमने क्या बोला? रिडक्शन MN+ से M रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था पिछले क्लास में? MN+ से N, MN+ से M, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। ये किसका? राइट का, क्योंकि कैथोड का ले रहे हैं, माइनस EMN+ से M, ये तो रिडक्शन के लिए हो गया, किसका? लेफ्ट का। या हम लोग इसको लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल RP ऑफ राइट हाफ सेल माइनस ERP ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, या लिख सकते थे RED/OX। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। और NCERT में कुछ क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू नहीं गिवन है क्योंकि NCERT में टेबल दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली स्टैंडर्ड EMF जब लेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और स्टैंडर्ड का मतलब है
टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जो हमारा कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोलर लेंगे। तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग नॉट लगा देंगे, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल में भी अगर स्टैंडर्ड लगाते हैं तो यहाँ पे नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ई एम एन प्लस से एम ऑफ कैथोड राइट हाफ सेल माइनस लेफ्ट हाफ सेल का। और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में इक्वल होता है, हमने पहले देखा है। तो बोलोगे एनोड है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहिए। वैसे क्वेश्चन में आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में आप लिखना हो तो रिडक्शन को अगर ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को, तो वैल्यू तो सेम रहता है, साइन अपोजिट होता है, तो माइनस से प्लस आ जाएगा और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे एम से एम एन प्लस, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है, साइन बस अपोजिट होता है, ठीक है। अब किसी भी सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव होगा तो ही वो सेल फिजिबल होगा, अदरवाइज वो सेल फिजिबल नहीं होगा, वो सेल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए। तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब है एक कंटेनर में होगा, इनडायरेक्ट का मतलब है डिफरेंट कंटेनर में होगा। ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और ई नॉट सेल की वैल्यू लेस देन 0 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब कोई भी गैल्वेनिक सेल तब बनेगा जब ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 0। अगर 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। जैसे डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इक्विलिब्रियम, लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। ये उल्टा होगा, क्यों उल्टा होगा वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू होता है माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी इक्वल्स टू फॉर्मूला आगे देखेंगे माइनस एन एफ ई होता है, ठीक है। तो इसीलिए डेल्टा जी के ये अपोजिट आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिया हमने, ईएमएफ ऑफ सेल हमें निकालना है, सेल दिया हुआ है, जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, और रिडक्शन पोटेंशियल देखो Zn 2 प्लस से Zn रिडक्शन हो रहा है ना, 2 प्लस से Zn बन रहा है तो इसकी वैल्यू दी हुई है। Cu 2 प्लस से Cu की वैल्यू दी हुई है। तो हमारा कैथोड कौन है, कॉपर राइट साइड, एनोड है जिंक, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कैथोड ये एनोड। तो ईएमएफ का क्या होगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस एनोड का माइनस 0.76, ऐड करेंगे तो 1.10 वोल्ट, यही होगा ईएमएफ ऑफ सेल। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, Zn से Zn 2 प्लस मतलब ये एनोड है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस ये कैथोड है। तो और हमें Zn का और आयरन का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा ईएमएफ इसका, या ईएमएफ या ई नॉट सेल जो बोलो, ईएमएफ क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का कितना है 0.77 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना है माइनस 0.76, ये वोल्ट में आ जाएगा, तो 0.77 प्लस 0.76 वोल्ट ऐड करेंगे, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और स्पॉन्टेनिटी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अब किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हमें बोल दिया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है उसका हाफ सेल बना लेंगे। जैसे जिंक का निकालना है तो जिंक का हाफ सेल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे हाफ सेल, एक कंटेनर लेंगे, उसमें जिंक का रॉड रखेंगे और जिंक का सॉल्ट लाइक जिंक सल्फेट डाल देंगे। और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो 1 मोलर कंसंट्रेशन लेंगे जिंक सल्फेट का, टेम्परेचर 25 मेंटेन रखेंगे। और अगर नॉर्मल निकालना है तो कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं, उस कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो जनरली हम लोग स्टैंडर्ड निकालते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें हाफ सेल बना लेंगे। हाफ सेल कैसे बनाएंगे, कंटेनर लेंगे, उसमें जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है उसको डिप करेंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे स्टैंडर्ड के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी मेटल के सॉल्ट का जिसका इलेक्ट्रोड बना हुआ है। तो ये हाफ सेल आ गया। हाफ सेल से हमें कोई ईएमएफ वगैरह कैलकुलेट नहीं होगा, इसीलिए इस हाफ सेल को एक दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करके सेल को कंप्लीट करेंगे। तो दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करने के लिए हमें दूसरा हाफ सेल चाहिए,
और दूसरा हाफ सेल हमें ऐसा चाहिए जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होगा। तो एक हाफ सेल हम लोग बनाएंगे स्टैंडर्ड हाफ सेल, जो हम लोग हाइड्रोजन का बनाते हैं, जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं पहले मैं आपको थ्योरी से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो हमने लिखा है टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज ए मेटल M इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ऑन आयंस Mn+। M को Mn+ में प्लेस किया हुआ है, डिप किया हुआ है। द इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज M से Mn+। ऑक्सीडेशन अगर करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं तो Mn+ से M फॉर रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन, जनरली हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये इसका निकालेंगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए इसका निकालेंगे। ठीक है, दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इससे कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। बिकॉज 2 इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्लीट सेल। ये हमारा एक ही है, 2 चाहिए हमें कंप्लीट सेल के लिए। देयरफॉर वी नीड 1 मोर इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन। इसलिए हमें एक और इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका पोटेंशियल हमें पहले से पता होगा। द EMF ऑफ कंप्लीट सेल इज फॉर्म कंप्लीट सेल सो फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय ई सेल इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। जो फॉर्मूला दिखाया था, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो ई ले रहे हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला गया है कौन सा पोटेंशियल है, तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। ई सेल इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। एंड इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ दिस सेल इलेक्ट्रोड इज नोन देन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर। ई सेल तो हम लोग गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर लगा के निकाल लेंगे ई सेल। तो क्या होगा, राइट का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसमें से मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता है और ये एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया, ये दोनों पता चल गया तो ये पता चल जाएगा, या ये एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे ये पता चल जाएगा तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली। फॉर दिस वी यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिससे हम लोग SHE बोलते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE बिकॉज बाय IPAC स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो IPAC ने फिक्स कर दिया है 0 वोल्ट होता है, एग्जैक्ट 0। और उससे अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है हाइड्रोजन से तो उसका पॉजिटिव होगा, और अगर हाइड्रोजन से कम है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो जो हाइड्रोजन का फिक्स किया गया है वो 0 किया गया है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो हम लोग बोलेंगे SHE, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो हम लोग बोलेंगे NHE। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों एक ही चीज़ होता है। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे। अब हाइड्रोजन तो गैस है, इसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस में इनर्ट मेटल यूज करते हैं प्लेटिनम का, PT जो है आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए PT का यूज करेंगे। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा सेल में उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वही लिखा है इन दिस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस एट 1 ATM प्रेशर। 1 ATM प्रेशर, और प्रेशर भी फिक्स रखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड है तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। 1 ATM लेंगे। इज इन कॉन्टैक्ट विथ H+ आयन हैविंग 1 मोलर कंसनट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग H+ आयन लेंगे। H+ मतलब HCl से ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से लेंगे। तो H+ का जो कंसनट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर। इट इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। इसे हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिंपल बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, इसमें 1 मोलर HCl ले लेंगे। तो 1 मोलर HCl लेंगे तो H+ 1 मोलर ही आएगा। बोलोगे अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 मोलर लेना पड़ेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ आ जाता है। तो इसीलिए HCl लिया है तो 1 मोलर लिया तो 1 मोलर H+ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें 1 मोलर H+ आ गया। ठीक है, HCl के कारण। और
हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन तो गैस है, तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड मतलब डायरेक्ट तो बना नहीं सकते क्योंकि गैस से वायर वगैरह कनेक्ट हो नहीं सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस हम लोग यहाँ से इसमें पास करते हैं। इसमें क्या किया, कंटेनर लिया, इसमें 1 मोलर HCl लिया, इसमें एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब लिया, उस ट्यूब में हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 atm प्रेशर पे। और हाइड्रोजन गैस जो पास करते हैं इसमें ये प्लेटिनम ब्लैक है। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब होता है जो हमारा प्लेटिनम है इसको पाउडर्ड के फॉर्म में रखते हैं। तो पाउडर्ड फॉर्म में रखने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है प्लेटिनम की बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग प्लेटिनम, और ब्लैक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है। प्लेटिनम ब्लैक से कोट करके इस वायर के थ्रू हम लोग यहाँ पे वायर निकालते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम कर सकता है। अब रिएक्शन क्या होता है वो अभी बताएंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो हमने बताया वही यहाँ पे हमने लिखा है, टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज SHE या NHE, ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज टेकन इन विच कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन इज 1 मोलर। जैसे हमने HCl लिया तो 1 मोलर HCl लेंगे तो H+ भी 1 मोलर आ जाएगा। ए प्लेट ऑफ प्लेटिनम मेटल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम को ही प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग किया हुआ है, इज डिप्ड इन द एसिड सॉल्यूशन। नाउ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि स्टैंडर्ड ले रहे हैं, एंड 1 atm प्रेशर इज पास्ड। हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन दी प्लेटिनम सरफेस। इसीलिए हमने प्लेटिनम यूज किया था क्योंकि सबसे पहला रीजन तो ये इनर्ट होता है और ये हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेता है। जो ये प्लेटिनम है, PD है, प्लेडियम एंड निकल है, ये हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे रिटेन कर लेता है। तो PD और निकल हमने यहाँ पे इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इसकी जो इनर्टनेस है प्लेटिनम से कम है। तो प्लेटिनम ज़्यादा इनर्ट है इसलिए हम लोग प्लेटिनम का यूज करते हैं। दस हाइड्रोजन गैस रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ H+ आयन। अब H2 जो है, H+ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट H+ लिया, HCl लिया था। इट इज़ लाइक एन इलेक्ट्रोड इन विच मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ ऑन मेटल आयन्स। ये सिमिलर हो गया जैसा कि हम लोग मेटल को मेटल आयन के कॉन्टैक्ट में रखते थे, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करते थे तो Zn2+ होता था, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप करते थे तो Cu2+ आयन होता था। सिमिलरली यहाँ पे H2 H+ के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। अब जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड की तरह भी काम करेगा, कैथोड की तरह भी काम करेगा, और दोनों के केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा क्योंकि -0 को हम लोग 0 ही बोलते हैं। तो अगर इसको एनोड की तरह लिखे हैं तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो H2 से H+ बनेगा। और H2 गैस को हमने सपोर्ट किससे दिया है, PT से। और अगर कैथोड पे रिडक्शन करा रहे हैं तो H+ से हाइड्रोजन बनेगा और हाइड्रोजन को सपोर्ट के लिए क्या यूज करेंगे, PT। ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में एक्ट एज एनोड एंड कैथोड बोथ। एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है। अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो H2 ऑक्सीडाइज होगा H+ में, और कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो H+ रिड्यूस होगा H2 में। व्हेन इट एक्ट्स एज कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन होगा कैथोड की तरह जब बिहेव करेगा। व्हेन इट एक्ट्स एज एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन इट। तो कैथोड पे रिडक्शन कैसे होगा, तो हमने क्या बोला था, H+ से H2 बनेगा और प्लेटिनम को सपोर्ट में, तो H+ रिड्यूस होगा H2 में, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएगा। अगर एनोड तो हाफ सेल रिएक्शन तो यही होगा और रिप्रेजेंटेशन ये रहा। और अगर एनोड की तरह ऑक्सीडेशन होगा तो H2 ऑक्सीडाइज होगा 2H+ में। कैसे लिखा था, पहले PT सपोर्ट के लिए, H2 किस में कन्वर्ट होगा, H+ आयन में। इसको एक्वस भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो H2 ऑक्सीडाइज होगा 2H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, चाहे रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, डिपेंड्स ऑन द अदर इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विथ SHE टू फॉर्म कंप्लीट सेल। अब जो SHE है उस पर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा या एनोड की तरह बिहेव करेगा, वो डिपेंड करेगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो हम लोग उसके साथ कनेक्ट किए। दूसरे इलेक्ट्रोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिडक्शन की तरह बिहेव करेगा, अगर वहाँ रिडक्शन होगा तो इस पर ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड लेते हैं। अब मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे हमें मान लो जिंक का या कॉपर का, यहाँ पे हमने जिंक का लिया है तो जिंक का ही मानते हैं। जिंक का
रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, दोनों निकाल सकते हैं। एक निकल गया तो उसमें साइन अपोजिट कर दो, दूसरा निकल जाएगा। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। तो जिंक का एक हाफ सेल बना लेंगे। कैसे? एक कंटेनर लेंगे, उसमें जिंक का रॉड रखेंगे, उसमें जिंक सल्फेट रखेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक हाफ सेल बन गया। दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो अभी बताया वो बनाएंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, बीच में वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो सेल बन गया। अब वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वो ई सेल आ जाएगा। तो ई सेल क्या होगा? ई आर माइनस ई एल। तो ई आर की वैल्यू, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ई आर की वैल्यू निकालना है, ई एल की वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ से ई आर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है सपोज वी हैव टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ जिंक Zn से Zn2 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं। जिंक स्ट्रिप इज इमर्ज्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज केप्ट एट 1 मोलर, जिंक सल्फेट 1 मोलर है तो ये 1 मोलर ही रहेगा। दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ SHE बाय सॉल्ट ब्रिज, SHE से कनेक्ट कर देंगे और सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगा। तो जिंक का एनोड बनाए हैं, तो Zn से Zn2 प्लस, तो कैथोड हमें बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन का H प्लस से H2Pt। EMF ऑफ कंप्लीट सेल फॉर्म्ड इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, वोल्ट मीटर लगा के EMF निकाल लेंगे इसका। सिंस सेल पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0, इसका तो 0 ही रहेगा, EMF निकल जाएगा। तो ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट ऑफ राइट हाफ सेल H प्लस से H2 माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn, रिडक्शन पोटेंशियल। पहले रिडक्शन निकाल लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू तो 0 होगी, तो ई नॉट सेल क्या होगा? माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। तो जो ई नॉट सेल की वैल्यू होगा वही होगा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो जिंक को 1 मोलर जिंक सल्फेट में डिप किया है, और ये हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिंक स्ट्रिप का। सिमिलरली द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ कॉपर सिंगल इलेक्ट्रोड में भी डिटरमाइंड है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड इस साइड लगा देंगे, हाइड्रोजन का इस साइड लगा देंगे। सिमिलरली कॉपर का भी किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोड हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इलेक्ट्रोड हैं, सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया गया और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज कर दिया। तो जो सीरीज बना उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वही लिखा है द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द वेरियस इलेक्ट्रोड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है नीचे, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम है, फिर देखो बढ़ते गया ऊपर से नीचे आ रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये हमने ऊपर से नीचे बनाया है, बहुत सारे बुक में नीचे से भी ऊपर होता है, तो दोनों तरह से बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऊपर से नीचे बनाओ, नीचे से ऊपर बनाओ, बस अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा और तरीका तो वही है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर -3.05 बढ़ गया तो बढ़ते मैक्सिमम फ्लोरीन का होता है 2.87। ठीक है, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल हमने क्या दिखाया है, अगर मेटल है तो Li प्लस का रिडक्शन हुआ, Li बना, तो केटायन मेटल का केटायन इधर, मेटल इधर, रिडक्शन पोटेंशियल इधर, मेटल का केटायन इलेक्ट्रॉन मेटल। और अगर नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल एनायन राइट साइड आ जाएगा, जैसे कि फ्लोरीन के केस में देखो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो हमें रिडक्शन दिखाना है। और इसको याद रखने के लिए भी हमने बताया है लेके बाबा सरदार का नाम, वो भी हमने नीचे लिख दिया है। लेके बाबा सरदार का नाम मांगे अली महान जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन आइए आगे, होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाई फ्री में। इस तरह से हमने याद रखने के लिए बताया है, ये याद रख सकते हो। और इसका बहुत सारा यूज है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद है तो आप बता सकते हो कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं है, देख के ही बता सकते हो।
कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा देख के ही बता सकते हो, तो इसीलिए ये याद रखोगे। और जो एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस पे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स होते हैं एनडीए वगैरह के, जेई में भी आ जाते हैं बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर ये सीरीज़ याद है तो आप बता सकते हो, इसीलिए हमने सीरीज़ याद रखने के लिए बताया है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नॉन मेटल है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड एंड देयर एनायंस, जो फ्लोरीन का है F-, क्लोरीन का Cl-, ब्रोमीन का Br-, ये राइट साइड। क्योंकि F2 का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिखाना है तो रिडक्शन करेंगे तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा, तो एनायन को राइट और केटाइन को लेफ्ट रखेंगे। लेकिन मेटल के केस में केटाइन राइट और मेटल लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट, केटाइन Na+ इलेक्ट्रॉन Na बनाएगा ना, तो केटाइन को लेफ्ट और मेटल को राइट। यहाँ पे एनायन को राइट और नॉन मेटल को लेफ्ट। मतलब आयन नॉन मेटल के केस में राइट होता है और मेटल के केस में आयन लेफ्ट होता है, क्योंकि रिडक्शन हमें दिखाना है, सिंपल सा रिडक्शन। ठीक है, तो वही लिखा है मेटल लाइक सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन राइट एंड देयर केटायंस लाइक Na+, Mg2+, Zn2+ आर प्रेजेंट इन लेफ्ट ड्यू टू रिडक्शन। ये सारा जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, रिडक्शन के कारण। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो लेफ्ट साइड है ये, जैसे कि H+ है, Cu2+ है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, Li+ है। तो जो लेफ्ट साइड है, मतलब मेटल के केस में केटायन और नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही लिखा है एलिमेंट्स और आयंस इन द लेफ्ट ऑफ ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हमने बताया रिडक्शन होता है। तो जिसका रिडक्शन जितना आसान होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिडक्शन उसका आसान होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन आसान होगा, और जिसका रिडक्शन आसान है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वही लिखा है सब्सटेंस हैविंग मोर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल रिड्यूस्ड इजीली, दस दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि रिडक्शन आसान है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दस ऑन इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। तो सब ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसकी घट रही है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, फ्लोरीन। उससे अगर फिर क्लोरीन देखो, ब्रोमीन देखो, अगर Au3+ लेंगे तो फ्लोरीन से कम Au3+, देन क्लोरीन, देन O2, देन Pd2+। तो सीरीज से ऐसे भी अगर हमें याद है तो बता सकते हैं। मतलब जो बाद में आएगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे कि लेके बाबा सरदार का नाम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Li जो है सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सबसे बेकार होगा। सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब नीचे से मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे, लेके बाबा सरदार का नाम, जैसे आगे जाते जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ते जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो लेफ्ट साइड है, मतलब जिसका रिडक्शन पॉसिबल है। जिसका रिडक्शन ही पॉसिबल नहीं है वो कहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो राइट साइड हो सकता है, वही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स और आयंस ऑन द राइट ऑफ ECS आर रिड्यूसिंग एजेंट मोर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन आसान होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिडक्शन आसान होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है तो ऑक्सीडेशन आसान होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल घटने से रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। तो वही लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज इजीली, दस दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। दस ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या बोल सकते हैं डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर कॉपर का, फिर जिंक का। ठीक है, उसी तरह रिड्यूसिंग पावर आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का।
क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर जा रहे हैं, मतलब सोडियम से मैग्नीशियम जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। तो सबसे कम है सोडियम का, इसमें सबसे कम सोडियम का, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल एंड देयर रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अभी जैसे हमने बताया ऑक्सीडाइजिंग पावर तो बता ही सकते हैं ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर ए नॉन मेटल ग्रेटर इज द एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। ए नॉन मेटल प्लेस्ड बिलो इन ECS इज मोर रिएक्टिव एंड मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन नॉन मेटल प्लेस्ड एबव इट। ठीक है, जैसे कि F2 से ज़्यादा Cl2 का, Cl2 से ज़्यादा Br2 का, Br2 से ज़्यादा I2 का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इसका जस्ट अपोजिट होगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड ग्रेटर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर, जस्ट उसका अपोजिट। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। ए मेटल एबव इन ECS डिस्प्लेस ए मेटल बिलो इट फ्रॉम its salt solution. It is because metal above in the ECS has lower value of E naught. It is reactive and has greater tendency to form cation. मतलब जो मेटल, जैसे हमने याद रखने के लिए बताया लेके बाबा सरदार का नाम, जो पहले आ रहा है वो बाद आने वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो लेके बाबा सरदार का नाम मांगे अली महान जान, जान मतलब जिंक आ गया, कर फेंके सीडी कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन, कौन मतलब कॉपर आ गया। तो जिंक पहले आ रहा है इसीलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएगा। लेकिन अगर ये रहता कॉपर प्लस ZnSO4 तो ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि जिंक पहले आता है इसलिए जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं करेगा, कॉपर को जिंक कर देगा लेकिन जिंक को कॉपर नहीं कर पाएगा। जैसे जिंक कॉपर को कर दिया सॉल्ट से, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं करेगा क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है। सिमिलरली कॉपर Ag+ को हटा के CO2+ और Ag बनाएगा। Ag+ मतलब ये किसी सॉल्ट में है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है लेके बाबा सरदार का नाम मांगे अली महान जानकर फेंके सीधी कोई नीचे सुनो प्रभात है, हाई मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से पहले जितने एलिमेंट आए वो सारे हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है। तो मेटल हैविंग निगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, अब बोलोगे हाइड्रोजन से पहले आया तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है तो उससे पहले आ रहा है तो 0 से कम ही होगा, निगेटिव होगा, 0 से कम मतलब निगेटिव। डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स वाइल मेटल हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर चला गया, ऑफ ई नॉट डू नॉट गिव हाइड्रोजन विथ एसिड बट द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ गिवन एसिड इज डिफरेंट। जैसे जिंक है, जिंक का निगेटिव है, हाइड्रोजन से पहले आ रहा है तो ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, ZnSO4 बना लेगा, आयरन FeCl2 हाइड्रोजन बना लेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के केस में भी फिर सिमिलर, ए नॉन मेटल बिलो इन ECS डिस्प्लेस ए नॉन मेटल एबव इट फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। ए नॉन मेटल विच लाइज बिलो इन ECS इज मोर रिएक्टिव एंड हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म एन एनायन, क्योंकि इसमें इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है जो नीचे होगा, मतलब जिसकी नीचे आने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसके आगे इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।